आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। 25 दिसंबर साल 2013 यानी क्रिसमस वाले दिन शाम को हम दो दोस्त यानी निशांक और मैंने कहीं घूमकर आने का फैसला किया। मगर जाएं तो जाएं कहाँ? सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने यही था, क्योंकि हम दोनों अपने शहर की तकरीबन सारी जगहों पर घूम चुके थे। कुछ देर सोच विचार करने के बाद हमने तय किया कि इस बार हम घूमने के लिए अपने शहर से बाहर जाएंगे। ये सोचने के तुरंत बाद ही हमने कार उठाया और घूमने निकल पड़े। अंधेरा हो चुका था और ठंड बढ़नी शुरू हो गई थी। कुछ घंटों के बाद ही हम लोग दूसरे शहर पहुंचे। वहां बहुत घूमा फिरा और जब वहां भी मन नहीं भरा तो घूमने के लिए और आगे चले गए। इस तरह से घूमते घूमते कब रात के 10 बज गए पता ही नहीं चला। अब बारी थी घर लौटने की। चूंकि निशांक पीकर टल्ली हो चुका था, इसलिए उसे और गाड़ी को घर तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई थी। मैं किसी भी तरह का नशा नहीं करता था। खैर, मैं गाड़ी में बैठा और बैठते ही निशांक भी मेरी बगल वाली सीट पर बैठा और हम लोग घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। चूंकि रात काफी हो गई थी और ठंड भी अपनी इंतहा पर थी, इसलिए रास्ते पर पूरी तरह से सुनसानियत छाई हुई थी। रास्ते पर अब कुत्तों के अलावा ना तो कोई इंसान नजर आ रहा था और ना ही कोई खुली दुकान। कोहरा और अंधेरा, सिर्फ इन्हीं दो चीजों ने रास्ते को अपने आगोश में ले रखा था। इसी दौरान मैंने एक नजर निशांक की ओर देखा तो निशांक सो चुका था। मैंने भी उसे नहीं उठाया, क्योंकि ना तो वो उठकर गाड़ी चला पाता और ना ही मेरे किसी काम लगता। इसलिए मैंने उस नशेड़ी को जगाने का कष्ट नहीं किया। रात हर पल गहराती जा रही थी। रास्ते पर फैले घने कोहरे की वजह से मुझे कार चलाने में दिक्कत तो हो रही थी, मगर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। इसी दौरान एक बार निशांक जागा और मेरी तरफ देखते हुए बोला, किस रास्ते से जा रहा है तू? हाईवे होकर मत जाना, बहुत लंबा पड़ेगा। काली पहाड़ी वाला रास्ता ले ले, छोटा रास्ता है। निशांक जिस रास्ते की बात कर रहा था वो रास्ता छोटा तो है, मगर कहते हैं कि उस रास्ते पर भूत पिशाचों का अड्डा है। इसलिए पहले पहले तो मैं थोड़ा घबराया, मगर जब निशांक ने ये कहा कि कुछ नहीं होगा तो मैं मान गया और थोड़ा आगे जाकर हाईवे के बगल से काली पहाड़ी वाला रास्ता ले लिया। मैंने उस रास्ते के बारे में जितना सुना था, दिखने में वो रास्ता उससे भी ज्यादा डरावना लग रहा था। रास्ते पर स्ट्रीट लाइट की कोई कमी नहीं थी, मगर एक भी आदमी या गाड़ी नहीं थी। उस रास्ते पर आसपास कोई घर तो दूर, ईंट का एक टुकड़ा तलक भी दिख नहीं रहा था। रास्ते के अलावा अगर कुछ था तो सिर्फ घने लंबे पेड़ और जंगल। अभी हमारी कार उस रास्ते पर चल ही रही थी कि तभी मैंने देखा कि निशांक फिर से सो चुका है। हालांकि अभी अगर निशांक जागता तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिलती, क्योंकि असली डर तो अभी बाकी ही था। अभी उस रास्ते पर मुझे लगातार 3 कब्रिस्तानों को पार करना था और ये रास्ता उन्हीं 3 कब्रिस्तानों को लेकर बदनाम है। खैर, मैं कार चलाता रहा। चलते चलते जैसे ही मैं पहले कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस कब्रिस्तान के उल्टी तरफ कोई आदमी खड़ा है। उस आदमी को देखकर मैं थोड़ा डर सा गया, लेकिन ना तो वो आदमी लिफ्ट मांगने का इशारा कर रहा था और ना ही हमारी तरफ देख रहा था। उस आदमी को नजरअंदाज करके अभी मैं उस पहले कब्रिस्तान को पार कर ही रहा था
कि तभी सड़क किनारे खड़ा वो आदमी एकदम से दौड़कर हमारी कार के सामने से होते हुए रोड के उस पार कब्रिस्तान में घुस गया। वो शख्स जो भी था, मगर उसने जिस तेजी से सड़क पार किया था, एक पल को लगा कि वो हवा से भी तेज है। मैं बहुत ज्यादा डर गया, मगर इतनी दूर आकर भी वापस लौट जाना एक तरह की बेवकूफ़ी होती। ऊपर से मैंने एक कब्रिस्तान पार कर लिया था, तो अब सिर्फ 2 कब्रिस्तान ही बचे थे। यही सोचकर मैं गाड़ी को वापस से भगाने लगा। मुझे लग रहा था शायद मैं ही उस 4 किलोमीटर के दायरे में एक जागता हुआ इंसान हूँ, मगर मैं गलत था। कुछ आगे जाते ही मुझे रास्ते के किनारे सफ़ेद कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा। उस आदमी के सर पर सफ़ेद गोल टोपी थी और चेहरे पर बहुत सारी दाढ़ी। वो बूढ़ा आदमी किसी भी एंगल से भूत की तरह नहीं दिख रहा था और वो हाथ दिखाकर लिफ्ट मांगने का इशारा भी कर रहा था। कुछ सोच समझकर ही मैंने गाड़ी को उस आदमी के पास रोका। गाड़ी रुकते ही वो आदमी मेरी खिड़की के पास आया, खिड़की नीचे गिराने का इशारा किया। मैंने हिम्मत जुटाकर खिड़की को नीचे किया। मेरी खिड़की खोलते ही उस आदमी ने अपने जेब से कुछ निकाला और उसे अपनी हथेली में मोड़कर उस चीज को मेरे शर्ट के ऊपर वाली जेब में रख दिया और बोला, अपने जेब की तरफ मत देखना जब तक तुम घर ना पहुंच जाओ। ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करेगा, जाओ। मुझे बहुत अजीब लगा, मगर उस आदमी के बताए मुताबिक मैंने अपनी जेब की ओर बिना देखे गाड़ी को वहां से आगे बढ़ा लिया, मगर मुझे अपनी जेब में किसी भारी भरकम चीज का वजन साफ तौर पर महसूस हो रहा था। खैर, मैं गाड़ी चलाता रहा। उस वक्त मेरे जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर उस बुजुर्ग आदमी ने मेरे जेब में क्या रखा होगा और उसने जेब में मत देखना ऐसा क्यों कहा। यही सब सोचते सोचते अभी मैं गाड़ी चला ही रहा था कि तभी मुझे सामने रोड पर वो दूसरा कब्रिस्तान नजर आया। उस कब्रिस्तान के पास एक औरत खड़ी थी। जब कार उस औरत के नज़दीक पहुंची तो मैंने देखा कि उस औरत के गोद में एक बच्चा है। वो औरत काफ़ी घबराई हुई नजर आ रही थी, जैसे वो किसी मुसीबत में हो। लिहाजा मैंने तुरंत गाड़ी को उस औरत के पास रोका। मेरे गाड़ी रोकते ही वो औरत तुरंत गाड़ी के पीछे वाली सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। तभी मैंने उस औरत से पूछा, कहाँ जाना है आपको और क्या बात है, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? इस पर उस औरत ने कुछ कहा तो नहीं, बस हाथ दिखाकर आगे चलने का इशारा किया। उस औरत का इशारा पाकर मैंने तुरंत गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया। तब घड़ी में रात के 11:30 बज रहे थे। अभी मैं गाड़ी चला ही रहा था कि तभी मेरी नज़र गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर गई, तो वहां मैंने जो देखा उसे देखकर मेरा पूरा दिमाग ही हिल गया, क्योंकि आरवीएम पर पीछे की तरफ मुझे ना तो वो औरत दिख रही थी और न ही उसके गोद का बच्चा। मैं तुरंत पीछे पलटा तो वो औरत और बच्चा पीछे ही थे। पर अगर वो दोनों पीछे ही है तो आरवीएम पर दिख क्यों नहीं रहे? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी पीछे की ओर से मुझे किसी के कुछ चबाने जैसी आवाज आने लगी। मैं फट से पीछे पलटा तो पीछे का नज़ारा देखकर मेरे रगों में दौड़ता खून जम सा गया। मेरी सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगीं, क्योंकि वो औरत जिस चीज को चबा रही थी वो कुछ और नहीं बल्कि वही बच्चा था जिसे वो अपनी गोद में लेकर गाड़ी में चढ़ी थी। गाड़ी में पूरा खून ही खून फैल चुका था।
उस औरत का चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। इतने में ही उस औरत ने अपने आधे खाए बच्चे को छोड़कर निशांक का गला पकड़ लिया। निशांक हड़बड़ाते हुए उठा और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, मगर वो औरत उसे छोड़ ही नहीं रही थी। तभी मैं निशांक को छुड़ाने की कोशिश करने लगा और जैसे ही मैंने निशांक को छुड़ाने के लिए उसका बदन छुआ कि वो पीछे बैठी औरत और उसका आधा खाया बच्चा दोनों गायब हो गए। तब तक हम तीसरे कब्रिस्तान को भी पार कर चुके थे। फिर हम सीधे घर पहुंचे और जब घर पहुंचकर मैंने अपने जेब में देखा तो पाया कि वो एक बड़ा सा ताबीज है और शायद उसी ताबीज के चलते उस रात मेरी जान बच गई और निशांक की भी। मगर वो बूढ़ा आदमी था कौन, ये आज भी एक रहस्य है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।